नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल पांडे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोर में डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में अतिथि व्याख्याता के रूप में पदस्थ हूँ। दोस्तों आज हम भारतीय राजनीति में गांधी जी का योगदान से संबंधित तृतीय वीडियो का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने भारतीय राजनीति में गांधी जी का योगदान से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज हम दोस्तों इसका तृतीय वीडियो का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। भारतीय राजनीति में गांधी जी का योगदान। दोस्तों इससे पहले मैंने गांधी जी का भारत में आगमन एवं उसका किस प्रकार जो है मुख्य रूप से 3 सत्याग्रह करना, जैसे आपका चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद है अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन का सत्याग्रह, उसके बाद है आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में दोस्तों मैं आपको अध्ययन करा चुका हूँ। आज हम आरंभ करते हैं अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन 1918। दोस्तों अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन 1918 ये कहाँ कब हुआ था दोस्तों? 1918 में हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। तो गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मालिक और श्रमिकों के बीच किन के बीच? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मालिक वर्सेस श्रमिकों के बीच, है नहीं, श्रमिकों के बीच, इनके बीच क्या हुआ था दोस्तों? श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। किसको लेकर हुआ था? प्लेग बोनस को लेकर। प्लेग उस समय फैला था दोस्तों। प्लेग बोनस तो कंपनी को बोनस देना था, तो इसको लेकर जो है कपड़ा मिल के मालिकों एवं श्रमिकों के बीच मतभेद हुआ, संघर्ष हुआ, विवाद हुआ। प्लेग की समाप्ति के बाद अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस समाप्त किए जाने के कारण हड़ताल कर दिया। दोस्तों क्या हुआ था, जैसे ही कपड़ा मिल मजदूरों ने प्लेग जब समाप्त हुआ तो कंपनी ने क्या किया, आपका मिल के मजदूरों श्रमिकों मालिकों ने क्या किया, प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया। इससे क्या किए, श्रमिकों ने हड़ताल कर दिए। महात्मा गांधी अहमदाबाद आए और सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद उन्होंने मजदूरों के लिए जो है 35% बोनस की मांग की। कितना प्रतिशत दोस्तों? 35%। महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल हुए। महात्मा गांधी गुजरात फिर आए और जो है इस आंदोलन को अपने नियंत्रण में लेने के बाद, अपने हाथों में लेने के बाद, सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद श्रमिकों के लिए जो है 35% जो है बोनस की मांग की। अंततः क्या हुआ दोस्तों? मिल मजदूरों ने मजबूर होकर जो है 35% बोनस देने का वादा किया। जब महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल हुए तब जो है जो श्रमिक जो मालिक थे, मिल के मालिक थे, ये क्या थे, मजबूर हो गए और श्रमिकों को जो है 35% बोनस देने के लिए वादा किया। इस संघर्ष में गांधी जी की मुख्य सहयोगी जो थे अनुसुईया बेन रही थी। इसके अलावा दोस्तों ये तो अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जुड़े ही थे, लेकिन महात्मा गांधी के अन्य सहयोगी में हम देखें तो क्या उनका नाम क्या था? अनुसुईया बेन। इनका भी, ये भी मिल मजदूर के साथ जो है खड़े हुए थे दोस्तों। ये भी आई थी जो कि एक मिल मालिक थी। ये जो अनुसुईया बेन थी ना, एक मिल मालिक थी
और सर गांधी जी के दोस्त अम्बालाल साराभाई की बहन थी तथा ये अनुसुईया बेन कौन थी दोस्तों? गांधी जी के एक मित्र थे, अम्बालाल साराभाई की बहन थी ये। अम्बालाल साराभाई गांधी जी के साबरमती आश्रम को समय समय पर जो है आर्थिक सहायता भी प्रदान जो है किया करते थे, इसलिए अनुसुईया बेन से भी इनका परिचय हो गया था। और जो है जब श्रमिकों का जो हड़ताल आरंभ हुआ, इसमें जो है गांधी जी जो है पूर्ण रूप से जो है श्रमिकों का सहयोग दिया और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद श्रमिकों के लिए जो है मिल की कपड़ा मिल के मालिकों से जो है 35% जो है कर 35% बोनस देने का जो है इन्होंने सिफारिश किया और 35% जो है बोनस देने का वादा जो है कपड़ा मिल के मालिकों ने श्रमिकों को दिया। इस प्रकार दोस्तों का अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन 1918 ये भी आंदोलन पूर्ण रूप से जो है सफल रहा महात्मा गांधी के नियंत्रण में। अगला आंदोलन देखें दोस्तों, तीसरा आंदोलन, ये तो दोस्तों दूसरा आंदोलन था। इससे पहले मैंने चंपारण सत्याग्रह पहला आंदोलन किया था, कराया आपको। अब तीसरा आंदोलन दोस्तों, जो तीसरा आंदोलन है आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये भी 1918 हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ये भी क्या है, 1918 में ही हुआ है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस समय क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में दोस्तों उस समय क्या हुआ, श्रमिकों के संघर्ष काल में ही गांधी जी को यह ज्ञात हो गया था कि खेड़ा जिले में वर्षा न होने के कारण जो है फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। देखिए परिस्थिति कैसे बन रहा है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह होने का। गांधी जी को जब उन्होंने आकलन किया खेड़ा जिले में कि भाई खेड़ा जिले में जो है फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया है, उसका कारण यह है कि वर्षा जो है नहीं हुई है। अधिकांश कृषक जो है प्लेग दुर्भिक्ष से त्रस्त हैं, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें जबरन लगान अदा करने के लिए बाध्य कर रही है। दोस्तों समझिएगा, एक तो वर्षा नहीं हो रही है, फसल पूरी तरह से चौपट हो गया, नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी जो है ब्रिटिश सरकार किसानों को लगान वसूलने के लिए या लगान देने के लिए जो है बाध्य कर रही है। इससे क्या हुआ, गांधी जी उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे। उस समय गांधी जी क्या थे, गुजरात सभा, गांधी जी उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। गांधी जी उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे। अतः उन्होंने खेड़ा जिले के युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक एवं अन्य युवाओं के साथ गांव की यात्रा किया। उस समय महात्मा गांधी जो है गुजरात सभा के अध्यक्ष थे। और खेड़ा जो है गुजरात में ही है, गुजरात का एक जिला है दोस्तों, गुजरात का जिला, ठीक है। तो इसमें क्या किया, महात्मा गांधी ने गुजरात सभा के अध्यक्ष थे ही महात्मा गांधी, तो उन्होंने क्या किया, इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने खेड़ा जिले के युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, और थे अन्य के साथ उन्होंने क्या किया, खेड़ा गांव की यात्रा की और लोगों में अन्याय के विरुद्ध जो है उत्साह का संचार किया। उसी समय सरकार ने यह आदेश दिया कि लगान केवल उन्हीं से लिया जाए जो देने लायक स्थिति में हो। अतः गांधी जी का उद्देश्य पूरा हुआ और आंदोलन जो है समाप्त कर दिया गया। यानी इसमें दोस्तों जो है, इसमें दोस्तों जो है ये जो खेड़ा सत्याग्रह था दोस्तों, ये लगान नहीं देने के विरुद्ध हुआ था। क्या नहीं देने के विरुद्ध, ये खेड़ा सत्याग्रह लगान न देने
लगान न देने के कारण हुआ था। जो मतलब यानी दोस्तों ये खेड़ा सत्याग्रह जो है, एक तो फसल नष्ट हो गया, किसान लोग के पास संपत्ति नहीं है, उनके पास अन्न नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कर वसूल करने के लिए जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाध्य किया गया, तब जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अपने नियंत्रण में लिया। और इसमें जो है मुख्य रूप से दो किसान, खेड़ा के किसान जो थे वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल यादव, जो महात्मा गांधी के मित्र भी थे, सहयोगी भी थे, इन्होंने जो है इसमें मुख्य रूप से योगदान दिया। और जो है इन्होंने सुझाव दिया कि आप जो है, यानी किसानों से इन्होंने सुझाव दिया, किसानों को सुझाव दिया कि आप जो है लगान नहीं दीजिए, लगान न देने का सुझाव दिया। उसके बाद लगान न अदा करने का पहला नारा जो है खेड़ा के कापड़गंज तालुके में स्थानीय नेता मोहनलाल पांडे ने दिया था। लगान न अदा करना, लगान न देने का नारा जो है गुजरात राज्य के खेड़ा के कापड़गंज तालुक में, कापड़गंज तालुक के किसान, ठीक है, किसान नहीं थे दोस्तों, ये युवा नेता थे, स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या, इन्होंने जो है क्या किया था दोस्तों, ये नारा दिया था। लगान न अदा करने का नारा जो है सबसे पहले किसने दिया, कापड़गंज के तालुक के स्थानीय नेता मोहनलाल पांडे के द्वारा दिया गया। इसके बाद क्या किया, गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन जो है अपने हाथों में लिया। और जो है इससे जो है क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। और जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया कि जो किसान लगान देने के लिए योग्य है, उन्हीं से लगान वसूल किया जाएगा। यानी इस प्रकार भी दोस्तों यह जो खेड़ा सत्याग्रह 1918 जो है पूरी तरह से सफल रहा। खेड़ा आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एवं गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खेड़ा आंदोलन यानी दोस्तों खेड़ा जो आंदोलन है, इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले ये खेड़ा आंदोलन है दोस्तों, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो उनकी संस्था थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एवं तो एक और संस्था थी दोस्तों जो महात्मा गांधी की संस्था थी, जो है आपका गुजरात सभा। ये दो जो है जो संस्था थी, इसने जो है खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा किए थे दोस्तों। ये दोस्तों जो गांधी जी की आरंभिक 3 आंदोलन थे, जिसको मैं आपको पढ़ाया यानी स्टडी कराया। इसमें जो पहला था आपका चंपारण सत्याग्रह, दूसरा था अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन, और तीसरा था दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद दोस्तों भारतीय राजनीति में कहें या भारत देश में कहें, गांधी जी का जो है प्रभाव था, गांधी जी का महत्व था, गांधी जी को लोग जो है पूरी तरह से पहचानने लग गए थे। और एक प्रकार से यूँ कहें कि ये कांग्रेस के शीर्ष नेता के रूप में, कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता के रूप में जाने जाना ये इनको मानने लग गए थे, और भारतीय राजनीति में ये छा गए थे दोस्तों। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों महात्मा गांधी के जीवन में और क्या परिवर्तन आया, महात्मा गांधी ने क्या क्या मुख्य जो है भारतीय राजनीति में इन्होंने अपना योगदान दिए थे दोस्तों। इसके बाद 1918 ये जो घटना है दोस्तों 1918 की है, जितनी भी मैं अभी 1918 के ही दोस्तों ये जो घटना है, इसके बाद जस्ट 1 साल बाद दोस्तों 1919 आएगा है नहीं, 1917-18 की घटना है दोस्तों। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा ये तो 1918 की है, और चंपारण जो है 1917 की है। यानी ये 2 वर्ष में जो है महात्मा गांधी जो है पूरी तरह से भारतीय राजनीति में जो है छा गया दोस्तों, छा गए। उसके बाद जो है 1 साल बाद 1918 के हम 1917 के बाद अध्ययन किए है ना,
1917 के अध्ययन किए, 1918 को देखें 1918 में क्या परिवर्तन हुआ, यानी गांधी जी ने क्या योगदान दिया, किस प्रकार ये अपना प्रभाव को स्थापित, प्रभाव अपना बढ़ाया। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों 1919। ये जो डेट है दोस्तों, ये जो वर्ष था भारत में बहुत बड़ा वर्ष है दोस्तों 1919, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 ये जो कांड हुआ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ये जो है भारत की राजनीति को मोड़ कर रख दिया। महात्मा गांधी के जीवन में अंग्रेजों के प्रति जो है विचार ही परिवर्तित कर दिया दोस्तों। ये जो क्या था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी अत्याचार में देश में जन आक्रोश की लहर उठ रही थी। इस समय क्या हुआ दोस्तों, जो उस समय 1919 के अगर हम दौर को देखें तो प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था 1918 में, तो 1914 में, और ये जो 1919 यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति था दोस्तों, समाप्ति के जस्ट एक वर्ष बाद की स्थिति है ये। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी अत्याचार से देश में जन आक्रोश की लहर जो है उठ रही थी। पंजाब भी इसमें अछूता नहीं था। जनता आंदोलन और हड़ताल कर रही थी। देश में सेना में जबरन लोगों को भर्ती किया जा रहा था। पंजाब के उच्च उप राज्यपाल माइकल ओडायर द्वारा चलाए गए दमन चक्र से जनता जो है पूरी तरह से क्षुब्ध हो उठी थी। जो पंजाब के उप राज्यपाल थे, पंजाब के उपराज्यपाल, पंजाब के उपराज्यपाल थे माइकल ओ डायर। ये जो कौन थे दोस्तों, पंजाब के उपराज्यपाल। इन्होंने जो है पंजाब में जो है क्या किया था, पूरी तरह से दमन चक्र चलाया था, जिससे जो है पूरी आम जनता जो है क्षुब्ध हो उठे थे। ऐसे में 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पंजाब के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल 10 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अमृतसर में, कहा, अमृतसर में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो है पंजाब के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और थे डॉक्टर जो है सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये जो दो नेता थे, इनके गिरफ्तार क्या था, प्रशासन ने इन्हें बंदी बनाकर नगर से बाहर भेज दिया, जिससे जनता और आंदोलित हो उठी थी। गांधी जी ने पंजाब जाकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, पर सरकार ने उन्हें पंजाब में घुसने ही नहीं दिया दोस्तों, और पंजाब में जाने हेतु महात्मा गांधी पर प्रतिबंध लगा दिया और उसे बम्बई भेज दिया गया। इधर पंजाब में स्थिति जो है नियंत्रण करने के लिए पंजाब को सेना के हवाले कर दिया गया और वहाँ का प्रशासन एक और सैन्य अधिकारी जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। देखिए, जनरल आर डायर अलग है दोस्तों, जनरल ओ डायर अलग है। जनरल आर डायर पंजाब के एक सैन्य अधिकारी थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जनरल ओ डायर जो है, जनरल आर डायर जो है पंजाब के एक सैन्य अधिकारी थे। मैं लिख देता हूं आपको, जनरल आर डायर, ये जो कौन थे, पंजाब के एक सैन्य अधिकारी थे, और माइकल ओ डायर जो है पंजाब के उपराज्यपाल थे। तो पंजाब के उपराज्यपाल ने क्या किया था, जनरल आर डायर को सैन्य अधिकारी नियुक्त किया था पंजाब में स्थिति को नियंत्रित करने हेतु। और क्या किया, तो इससे क्या हुआ, और उसी समय जब सेना ने क्या किया,
सभा करने, जुलूस निकालने पर पूर्ण रूप से पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, किसके दिन दोस्तों? बैसाखी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है प्रशासन की मनाही के बावजूद अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा बुलाई गई दोस्तों। ऐसा मानना है कि यह सभा हंसराज नामक व्यक्ति ने आयोजित की थी। किस नामक व्यक्ति ने? यह माना गया है कि हंसराज नामक व्यक्ति ने इस सभा को आयोजित करने का नेतृत्व किया था, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया। सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति ने भाग लिया दोस्तों। सभा में लगभग जो है 20,000 व्यक्ति ने भाग लिया था। लगभग कितना? 20,000 व्यक्ति ने। 20,000 व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था। जनरल आयर डायर ने उसे अपने आदेश का खुला उल्लंघन माना और सेना के साथ सभा स्थल के चारों ओर नाकेबंदी कर दी और बिना चेतावनी उसने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस नरसंहार में हजारों व्यक्ति मारे गए, जबकि लगभग 1500 व्यक्ति घायल हुए। 13-15 अप्रैल को सारे पंजाब में जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और शहरों की बिजली जो है पानी पूरी तरह से बंद कर दी गई। गांधी जी ने जब देखा कि पूरा माहौल हिंसा की लपेट में है तो उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन जो है वापस ले लिया दोस्तों। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये जो है ब्रिटिश सरकार ने भी अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जांच नियुक्त किया था दोस्तों। इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 369 व्यक्ति मारे गए, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या जो है हजारों में थी दोस्तों। इस हत्याकांड के बाद पंजाब के उप राज्यपाल माइकल ओडायर ने जनरल आर डायर को शाबाशी दी। हाउस ऑफ लॉर्ड में जनरल डायर को जो है सम्मानित किया गया और मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि भी इकट्ठा कर ली थी। यानी ये जो था दोस्तों, भारत पर तो जनरल आर डायर ने भारतीय व्यक्तियों पर इतनी ज़्यादा बर्बरतापूर्वक कार्य किया, नरसंहार किया, लेकिन जो है ब्रिटिश सरकार ने जनरल आर डायर की भली भली प्रशंसा किया और जो है उसको जो है यहाँ तक कि आपका हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो है उनको सम्मानित किया और जो है आपका मॉर्निंग पोस्टर ने उन्हें इस कार्य के लिए जो है 30,000 पाउंड का सम्मान भी प्रदान करने का प्रयास भी किया था दोस्तों। इधर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? हत्याकांड के विरोध में अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया दोस्तों। महात्मा गांधी ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों? अपने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दिया। किस उपाधि को? नाइटहुड। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरुद्ध जो है अपना नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दिया। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी अपनी केसर हिंद की उपाधि भी त्याग दिया था दोस्तों। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है सर शंकरन नायर ने क्या किया? कांग्रेस वायसराय की कार्यकारी परिषद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी अपना केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिया। महात्मा गांधी ने भी अपना केसरी हिंद की उपाधि तो त्याग दिया दोस्तों। इसी दौरान नरम दल के नेता एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर उपहास किया था दोस्तों। यानी इसी समय जो है आपका नरम दल की एक नेता थी एनी बेसेंट, इन्होंने जो है गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा। एनी बेसेंट इसी समय जो है
नरम दल के नेता एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने गांधी जी को क्या कहा? गांधी जी को राजनीतिक बच्चा। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके विरोध में इस पे एक हंटर, इसके जांच हेतु एक हंटर कमीशन बनाया गया। क्या कमीशन दोस्तों? हंटर कमीशन। इस हंटर कमीशन को हंटर कमीशन बनाया गया दोस्तों। हंटर कमीशन हंटर कमेटी 1919। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जन सामान्य के दबाव के आगे झुकते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? एक जांच कमेटी बनाई। अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। जिसके अन्य सदस्य थे लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर को क्या बनाया गया दोस्तों? लॉर्ड हंटर को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा और सदस्य थे, लॉर्ड हंटर अध्यक्ष थे, सर जॉन बैरो ये इनका सदस्य थे। इसके अलावा सर टॉमस स्मिथ, आपका रस्किन और आपका मिस्टर राइस, ये जो इतने सभी लोग क्या थे दोस्तों? सदस्य थे। और ये क्या थे? अध्यक्ष। हंटर कमेटी 1919 बनाया गया अक्टूबर 1919 में। इसमें जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए हंटर कमीशन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, और इसमें अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर, सर जॉन बैरो सदस्य थे, सर टॉमस स्मिथ सदस्य थे, रस्किन भी सदस्य थे और मिस्टर राइस भी आपका सदस्य थे दोस्तों। इसके अलावा इसी हंटर कमीशन के तो ब्रिटिश थे लेकिन भारतीय थे दोस्तों। भारतीय लोग भी इसमें शामिल थे दोस्तों। इसमें है आपका चमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा आपका सुल्तान, और दोस्तों आपका जगत नारायण। ये जो तीन भारतीय सदस्य थे दोस्तों, हंटर, चमनलाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, जगत नारायण, ये जो क्या थे? भारतीय थे। और जो है 4-5 जो क्या थे? ब्रिटिश थे। इस हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है 28 मई 1920 को प्रस्तुत की गई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है 28 मई 1920 को प्रस्तुत की गई, और जो है जिसमें जनसभा को विद्रोह की संज्ञा दी गई। जिसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या बात कही गई थी? इसमें जनसभा को विद्रोह की संज्ञा दी गई थी तथा अंग्रेजी कार्यवाही को न्यायपूर्ण बताते भारत सरकार को निर्दोष करार दिया गया था। इस रिपोर्ट में जनरल आर डायर को थोड़ी बहुत आलोचना यह कहकर की गई थी कि उसने स्वयं से काम लेना उचित नहीं समझा, लेना चाहिए था, जबकि उपराज्यपाल ओ डायर को निर्दोष साबित किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जनरल आर डायर को सेना से निकाल दिया गया, जिस पर ब्रिटिश अखबारों ने उसे साम्राज्य के शेर की संज्ञा देकर 30,000 पाउंड की धनराशि भेंट किया था दोस्तों। यानी जनरल आर डायर को क्या कहा गया था दोस्तों? साम्राज्य की शेर। और इसको 30,000 पाउंड का धनराशि भी भेंट किया गया था दोस्तों। उपराज्यपाल माइकल ओडायर जब स्वदेश आए तो उधम सिंह ने क्या किया था दोस्तों? मार्च 1940 को लंदन में उनकी हत्या कर दिया था। उप जो गवर्नर थे उपराज्यपाल थे माइकल ओ डायर,
इसको क्या किया था, जब ये जो ब्रिटिश लंदन आए थे, लंदन जब ये इनका आए थे तो लंदन में ही उधम सिंह नामक व्यक्ति ने इनको जो है मार्च 1940 को क्या किया था दोस्तों, हत्या कर दिया था। इतनी बड़ी साजिश थी उधम सिंह जी के द्वारा दोस्तों कि 1919 की घटना है और 1940 में जब है इनका राज्यपाल जो थे माइकल ओडायर की हत्या इन्होंने किया। उधम सिंह को इस जुर्म में जो है फांसी की सजा हुई थी दोस्तों। इसको क्या, उधम सिंह को इस जुर्म में क्या था, फांसी हुई थी। तो ये थी दोस्तों, तो ये था हंटर कमीशन दोस्तों। ये हंटर कमीशन किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये बनाया गया था। ये हंटर कमीशन जो है ब्रिटिश सरकार की देन थी दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ये हंटर कमीशन बनाया था 1919 में। इसमें जो 5 जो है ब्रिटिश व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, और जो है 3 जो है ब्रिटिश भारतीय आपका व्यक्ति थे, भारतीय नेता शामिल थे। लेकिन जो है ये जो हंटर कमीशन था पूरी तरीके से नाकाम था दोस्तों। ये जो वास्तविक निर्णय जो जांच इसमें नहीं किया गया था, इसमें जो है ब्रिटिश साम्राज्य को सिर्फ सही दिखाने का प्रयास किया गया था। और जो है आपको हम यूँ कहें कि जनरल आर डायर को साम्राज्य के शेर के रूप में जो है यहाँ के लंदन आपका ब्रिटिश पत्रिकाओं ने, ब्रिटिश समाचार पत्रों ने दिखाया था। यहाँ तक कि उनको 30,000 पाउंड की धनराशि भेंट किया था दोस्तों। यानी इसमें यह था कि, और दूसरी बात जो है, जो मुख्य जिम्मेदार थे माइकल ओडायर, जो आपका पंजाब के उपराज्यपाल थे, उनको पूरी तरह से निर्दोष साबित किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस हंटर कमीशन को जो है भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया और भारतीयों के द्वारा जो है तहकीकात कमेटी स्थापित की गई दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु भारतीयों के द्वारा क्या इस कमेटी स्थापित की गई, तहकीकात कमेटी दोस्तों। अगला देखते हैं, तहकीकात कमेटी क्या है। तहकीकात कमेटी तहकीकात कमेटी जो है ये स्थापित किया गया किसके द्वारा दोस्तों, भारतीयों के द्वारा। तहकीकात कमेटी, हंटर कमेटी के अलावा कांग्रेस ने स्वयं एक जांच कमेटी बनाई थी दोस्तों, यानी भारतीयों ने हम यूँ कह सकते हैं, जिसे तहकीकात कमेटी के नाम से जाना गया। जिसमें जो है 6 भारतीय सदस्य थे। इसमें थे मदन मोहन मालवीय जो है अध्यक्ष थे। मदन मोहन मालवीय ये क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके और सदस्य दोस्तों महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी से क्या थे, सदस्य थे। आपका मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू ये भी सदस्य थे दोस्तों। CR दास, ये भी सदस्य थे। अब्बास तैयब जी, और एक और सदस्य थे दोस्तों पुपुल जयकर। ये जो दोस्तों क्या थे, सदस्य थे। ये थी दोस्तों तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी जो है ब्रिटिश हंटर कमीशन के विरुद्ध जो है हंटर कमीशन को स्वीकार न करते हुए तहकीकात कमेटी ब्रिटिश भारतीयों के विरुद्ध भारतीयों के द्वारा बनाया गया जो है, यानी कांग्रेस के द्वारा। और इसमें मदन मोहन मालवीय जो है अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और पुपुल जयकर जो है सदस्य थे। यानी टोटल जो है इसमें 6 सदस्य थे। तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार को दोषी बताया गया और दोषी व्यक्तियों की कड़ी सजा जो है सुना देने को कहा गया था, सजा देने को कहा गया था। परंतु सरकार ने उसे अनसुना करने पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय जो है लिया। यानी इसमें देखो तहकीकात कमेटी में क्या हुआ दोस्तों, जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार को इसमें पूर्ण रूप से जो है दोषी करार दिया गया था। लेकिन जो है इसको जो है ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। और जो है इसको जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो मोतीलाल नेहरू ने जो है असहयोग आंदोलन आरंभ करने का जो है पूर्ण रूप से निर्णय लिया दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों इसी समय जो है खिलाफत आंदोलन हुआ दोस्तों। खिलाफत आंदोलन
खिलाफत आंदोलन, ये जो आंदोलन हुआ था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या किया था, तुर्की के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने का आश्वासन दिया था। ये जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चला था दोस्तों, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। तो इसमें क्या किया था, भारतीयों को शामिल करने के लिए और दूसरी बात भारतीय मुसलमान को शामिल करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में उन्होंने क्या किया था, तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध जो है सहानुभूति का परिचय दिया था दोस्तों, इसने ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो जब तुर्की के सुल्तान, उस समय क्या होता था दोस्तों, उस समय क्या हुआ, उस समय के दौर में जो तुर्की जो सुल्तान थे वो जो थे पूरा मुसलमानों का नेतृत्व करते थे, मुसलमानों के धर्म गुरु थे। जिस प्रकार खलीफा जो होते थे ना या पैगंबर, जो खलीफा होते हैं, जो मुख्य मौलवी होते हैं, ये जो मुसलमानों के मुख्य गुरु थे और इनके नियंत्रण में, इनके नेतृत्व में जो है पूरा मुसलमान जो है अपना धार्मिक जीवन जो है व्यतीत करते थे, तो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, जब तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार ने उदारपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया, तो जो है मुसलमान भी जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ शामिल हो गए। परंतु बाद में क्या हुआ, 1920 में तुर्की से सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया तथा खलीफा के सभी धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ था 1920 में ही। तो तुर्की से सेवर्स की संधि की गई, सेवर्स की संधि। अब इस सेवर्स की संधि के अनुसार जो है तुर्की से पूरा संबंध जो है, तुर्की का क्या किया गया, विभाजन किया गया और जो है खलीफा का जो सभी धार्मिक जो स्थल थे, इस स्थलों पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया और नियंत्रण जो है पूर्ण रूप से, यानी तुर्की के सबसे पहले सेवर्स की संधि में क्या हुआ, तुर्की के एक तो फर्स्ट विभाजन किया गया। दूसरी बात, जो खलीफा थे उनके जो धार्मिक अधिकार था, जो धार्मिक स्थल थे, उन स्थलों पर उनका जो अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस समय दुनिया के सभी जो है मुसलमान जो है तुर्की के खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे, अतः भारतीय मुसलमान भी इस कृत्य को अपने धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप मानकर जो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। गांधी जी ने भी मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए उनके विचारों को सही बताया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, जब तुर्की के सुल्तान को उस समय दुनिया के सभी मुसलमान अपने धर्म गुरु मानते थे, तो भारत के लोग क्यों नहीं मानेंगे भारतीय मुसलमान। तो भारतीय मुसलमानों ने भी क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ किए, यानी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और आंदोलन में शामिल हो गए, खिलाफत आंदोलन में। तो गांधी जी ने भी इसका फायदा उठाया और गांधी जी ने क्या किया भाई, गांधी जी इसमें इस मुसलमानों के धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए क्या किया, उनके विचारों को सही बताया। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, तो क्या हुआ, अधिवेशन दिल्ली में हुआ। गांधी जी को इसका क्या किया गया, अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी के प्रस्ताव पर डॉक्टर एम ए अंसारी, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की भेजे गए चिकित्सा मिशन के अध्यक्ष और नेतृत्व करता थे, की अध्यक्षता में वायसराय से मिलने एक शिष्टमंडल जो है इंग्लैंड भेजा गया दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। परंतु जो है कुछ निष्कर्ष न निकल सका। देखो उनको, यद्यपि इनको आंदोलन तो डॉक्टर एम ए अंसारी जो क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की भेजे गए चिकित्सा दल मिशन के अध्यक्ष थे और नेतृत्वकर्ता भी थे। इसको जो है इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन इंग्लैंड तो भेजा गया लेकिन कुछ बात बनी नहीं यहाँ। जून 1920 में इलाहाबाद सम्मेलन में असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया और जो है 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया दोस्तों।
अब दोस्तों यहाँ अंग्रेजों की स्थिति भारत में अगर देखें तो भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ है और हिंदू तो पहले थे ही। तो दोनों लोग जो है, दोनों धर्म जो है पूर्ण रूप से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इस प्रकार जो है 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस मनाने का मुख्य कारण था दोस्तों तुर्की के खलीफा के विरुद्ध जो है अंग्रेजों का नीति अपनाना, अंग्रेजों को तुर्की के खलीफा के विरुद्ध जो है अंग्रेजों का तुष्टीकरण की नीति, ये जो नीति के कारण जो है उनको उनके खिलाफ कार्य करना, इनके वजह से भारतीय मुसलमान भी जो दुनिया के मुसलमान इसमें विरुद्ध हुए तो भारतीय मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए। और जो है इन्होंने क्या किया, तुर्की के खिलाफ जो है ब्रिटिश सरकार ने कार्य किया, जिनसे परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया। और इस परिणाम स्वरूप जब ये आंदोलन जो है सफल नहीं हो पाया, जब ब्रिटिश सरकार से जब भारतीयों खिलाफत आंदोलन से बात बन नहीं पाई, तो महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। इस प्रकार दोस्तों अगला अध्याय में आपको अगला वीडियो में हमने भारतीय राजनीति में गांधी जी का योगदान के अंतर्गत अगला वीडियो में दोस्तों हम जो है फिर आगे जो है गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। और 1920 की बात अगर हम दौर की बात करें दोस्तों, अब किस समय आ गया, 1920 आ गया। तो 1920 में फिर गांधी जी के नेतृत्व में एक विशाल आंदोलन आरंभ किया जाएगा, जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों आपको नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो बहुत आपका भारतीय राजनीति में गांधी जी का योगदान बहुत लंबा खींचेगा दोस्तों, क्योंकि ये 3, 4, 5 वीडियो में बनेगा, क्योंकि इनका योगदान बहुत लंबा है और मैंने आपको बहुत डिटेल से इसे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।